ओम अरहम। बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय पत्र, जैन दर्शन और विज्ञान, जिसकी 4 इकाइयों पर और 5वीं इकाई के एक पाठ पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब 5वीं इकाई का जो दूसरा अंश है, जो कि हमारा कहना चाहिए चर्चा का अंतिम विषय इस पत्र का, वो है जैन दर्शन में और विज्ञान में परमाणु। क्योंकि हमारा ये पत्र है जैन दर्शन और विज्ञान, इसमें हमने जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांतों पे चर्चा की, विज्ञान से उसकी तुलना की, विज्ञान के संदर्भ में उस बात की प्रस्तुति की। अब जब हम परमाणु की चर्चा कर रहे हैं, इसको भी हम विज्ञान के संदर्भ में समझ पाएंगे, लेकिन विज्ञान में परमाणु क्या, उसको समझने से पहले हम जैन दर्शन के परमाणु के सिद्धांत को विस्तार से समझें कि परमाणु किसे कहा गया है। इस पाठ में हमारे कुछ मूलभूत उद्देश्य रहेंगे और उन उद्देश्यों के आधार पर ही हमारी चर्चा आगे चलेगी। तो सबसे पहले उद्देश्यों को जानें। हमारे उद्देश्य रहेंगे कि हम परमाणु की परिभाषा को समझेंगे, हम परमाणु के स्वरूप पे भी चर्चा करेंगे, परमाणु किस रूप में गति करता है और विज्ञान का परमाणु किस रूप में गति करता है, विज्ञान के परमाणु का स्वरूप क्या है, विज्ञान में परमाणु किसे कहा गया है, और उसके बाद विज्ञान का परमाणु जैन दर्शन के परमाणु से क्या भिन्नता रखता है। सबसे पहले परमाणु का किस प्रकार से वर्णन हमें जैन ग्रंथों में मिलता है, इस पर कुछ चर्चा करें। भगवती सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में परमाणु के कुछ प्रकार बताए गए हैं। वैसे देखा जाए तो परमाणु पुद्गल का प्रकार है, एक ऐसी अविभाज्य इकाई जिसे फिर से डिवाइड न किया जाए, जिसका फिर से कोई विभाग नहीं किया जाए, इसीलिए इसे अविभाज्य इकाई कहा जाता है। पुद्गल से अलग रूप में होता है। पुद्गल के साथ अगर वो बंधा हुआ है तो वो प्रदेश कहलाता है, लेकिन सेपरेट उसकी आइडेंटिटी होती है, उसे परमाणु कहा जाता है। अविभाज्य इकाई को परमाणु कहा जाता है। भगवती सूत्र में परमाणु के स्वरूप पर थोड़ी विस्तार से चर्चा हुई। केवल पुद्गल की ही बात नहीं, अलग रूपों में इसे समझाया गया, अलग दृष्टिकोणों से इसे देखा गया। जहां हम द्रव्य परमाणु की बात करते हैं तो उसके लिए तो कहा गया कि इस फिजिकल वर्ल्ड की, यानी जो भौतिक जगत जिसमें हम जी रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम इस पौद्गलिक जगत में जी रहे हैं, ये ऐसा जगत जहाँ पे पुद्गल का बहुत महत्व है। हमारे आसपास की सारी चीजें पौद्गलिक हैं, जीव और पुद्गल का संयोग है जिससे ये संसार बना है। तो इस पौद्गलिक जगत की सबसे छोटी इकाई जो है उसे ही परमाणु कहा जाता है। हम जिसे देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो बहुत परमाणुओं से बना हुआ है। बहुत का मतलब अनंत अनंत परमाणुओं से बना हुआ है। अगर 1-2 परमाणु वाली जहां तक बात होती है वो हमारे आंखों का विषय नहीं बनते, 1-2 छोड़िए, असंख्य परमाणु भी हमारे आंखों का विषय नहीं होते जब तक अनंत प्रदेशी स्कंध नहीं बन जाता। और ऐसे भी अनेक अनंत प्रदेशी स्कंध होते हैं जिनको हम नहीं जान सकते। तो अनंत प्रदेशी स्कंध बनने के बाद कहीं वो हमारी इंद्रियों के विषय बन पाते हैं। तो पौद्गलिक जगत की सबसे सूक्ष्म इकाई, ऐसी इकाई जिसका फिर से कोई विभाग नहीं किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। और इसीलिए अविभाज्य परमाणु ऐसी परिभाषा की गई। और जब हम भगवती सूत्र को देखते हैं तो परमाणु के भिन्न भिन्न प्रकार जहां बताए गए हैं, वहां पे द्रव्य परमाणु को कहा गया कि फिजिकल वर्ल्ड की, भौतिक जगत की सबसे छोटी इकाई। क्षेत्र परमाणु तो आकाश को लेना होगा, क्योंकि जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो आकाश प्रदेशों पर चले जाते हैं। तो आकाश की जो सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा आकाश प्रदेश, उसे क्षेत्र परमाणु कहा जाता है। और काल परमाणु, अब समय की बात लेनी होगी। समय यानी काल, आप जरा इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि समय शब्द हम अधिकतम यूज करते हैं व्यवहारिक जगत में, लेकिन जब हम दार्शनिक सिद्धांतों की बात करते हैं या दर्शन में चर्चा करते हैं तो इसको समझ लें कि काल एक द्रव्य है, जिसको वैसे तो औपचारिक रूप से द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन काल की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम, जिसको हम यूनिट कहते हैं, सटलेस्ट यूनिट जो होती है, उसको समय कहा जाता है। व्यवहारिक जगत में समय का मतलब टाइम होता है, और अंग्रेजी में काल को हम टाइम ही कहेंगे। लेकिन जब हम समय दर्शन के संदर्भ में जब इसकी चर्चा करते हैं, द्रव्य के संदर्भ में जब इसकी चर्चा करते हैं, तब उसे हम समझें कि यहाँ पे समय का अर्थ हुआ कि काल की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि काल की बहुत सारी इकाइयां होती, घंटा भी काल की इकाई है, वर्ष भी काल की इकाई है, दशक भी काल की इकाई है, शतक भी काल की इकाई है, सारे काल की इकाइयां हैं।
लेकिन जो सबसे छोटी काल की इकाई है उसे समय कहा जाता है, और वो समय जो है उसे ही काल परमाणु कहा जाएगा। भाव परमाणु, हर पौद्गलिक वस्तु में वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, तो वो अनेक गुणों में हो सकते हैं। कोई चीज अनंत गुना काली हो सकती है, कोई चीज कम काली हो सकती है, कोई अनंत गुना किसी का स्पर्श कर्कश हो सकता है, किसी का अनंत गुना मृदु हो सकता है, किसी का तरतमता हो सकती है। तो उस जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं, ये वर्ण गंध रस स्पर्श की बात करते हैं, उनकी जो सबसे छोटी इकाई यानी वो गुण जो सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आए उसको भाव परमाणु कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए, द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु। द्रव्य परमाणु पौद्गलिक जगत से जुड़ा हुआ, क्षेत्र को हमने आकाश प्रदेश के साथ जोड़ दिया, काल को हमने समय के साथ जोड़ दिया, भाव को हमने वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो हमारे गुण हैं उन गुणों में सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत लिया कि गुणों में भी बहुत तरतमता होती है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा, जो प्राइमरी यूनिट होगी, जो सटल यूनिट होगी, उसको हमने भाव परमाणु कह दिया। आगे समझे अलग अलग रूपों में। 4 टाइप्स के परमाणु के बाद में अगर हम डेफिनेशन ऑफ परमाणु की चर्चा करें, सामान्य रूप से मैंने आपको परिभाषा भी बता दी, लेकिन देखिए द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अगर ये फिजिकल वर्ल्ड हमको दिखाई दे रहा है तो उसका कोई आधार बना है तो परमाणु ही बना है, क्योंकि परमाणु नहीं होता तो सारे स्कंद भी नहीं होते, स्कंद नहीं होते तो जिन मैटर्स के साथ हम लोग रह रहे हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो मैटर भी नहीं होते। तो मूलभूत या बेस देखा जाए तो वो परमाणु है, और इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है, और ये मैटर का यानी पुद्गल का इंडिविजिबल पार्ट है। पुद्गल की जो है सबसे छोटी इकाई है, इसलिए हम इसको परमाणु कहते हैं। परम अणु शब्द स्वयं बता रहा है, परम अणु यानी सबसे छोटा अणु जिसके बाद कोई और भाग नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहते हैं। 2 प्रकार के परमाणु बताए गए, एक निश्चय परमाणु, एक व्यवहार परमाणु। निश्चय परमाणुओं को हम वास्तविक परमाणु कह सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता। जैसे कि हम परमाणु कह रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली वो पुद्गल की इकाई है, तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श तो है ही, क्योंकि पुद्गल हम किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। तो परमाणु जब पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है तो उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन उसमें सारे वर्ण, सारे गंध, सारे रस, सारे स्पर्श नहीं होते। बताया गया एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श होते हैं। तो परमाणु में, परंतु ये सारी चीजें होती है, फिर भी परमाणु हम बियॉन्ड सेंसेस है, हम इंद्रियों के माध्यम से उसे देख नहीं सकते, इंद्रियों का विषय वो बन नहीं सकता। जहां तक व्यवहारिक परमाणु की बात है, जिसको हम व्यवहार परमाणु भी कह सकते हैं, एम्पिरिकल एटम भी कह सकते हैं, वो होता है एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, यानी वो स्कंद का रूप ले लेता है। तो हमारे सामने जो आता है वो स्कंद का रूप आता है, और कई सारे स्कंद ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं है। इसका मतलब व्यवहारिक परमाणु भी सारे आ जाए, हमारी इंद्रियों के विषय बन जाए, जरूरी नहीं। जो इंद्रियों के विषय बनते हैं वो डेफिनेटली व्यवहारिक परमाणु कहलाते हैं। और विज्ञान ने जहां तक खोज की है, मैं कह सकती हूँ, विज्ञान की बात अभी ना भी समझे लेकिन फिर भी समझ लें, विस्तार से ना ही सही, लेकिन इतना तो मान लें कि विज्ञान के जो अणु की हम बात करते हैं वो निश्चय का परमाणु तो शायद नहीं हो सकता, वो व्यवहार का ही परमाणु है। कैसे है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। परमाणु के लक्षण क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसके स्वरूप को समझने के लिए हमें उस पर चर्चा करनी भी बहुत आवश्यक है। खाली परिभाषा से हम इतना समझ पाए कि वो परम अणु है, वो सबसे छोटा अणु है, वो एक अविभाज्य इकाई है, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है, इन सब बातों को हमने ध्यान में लिया। इसके साथ साथ देखिए कि वो एक अचेतन, क्योंकि पुद्गल बोला तो डेफिनेटली ये चीज भी समझ में आ जाती है कि वो अचेतन है, इट इज नॉन लिविंग, अचेतन है, शाश्वत है। परमाणु शाश्वत है, किस अपेक्षा से, अस्तित्व की दृष्टि से परिवर्तन हो सकता है, उसमें पर्याय बदल सकती हैं, लेकिन परमाणु थे, हैं और रहेंगे। उसी संख्या में थे, उसी में रहेंगे, संख्या भी नहीं बदलेगी। परमाणु हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे उसी संख्या में, इस अपेक्षा से वो शाश्वत है। कार्य का लिंग है, इसे कार्य लिंग कहा गया। लिंग का मतलब हेतु, कार्य हमारे सामने है, हमारे सामने जो चीज हमको दिखाई रही वो इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है। If effect is in front of us, we have to accept the existence of cause also. इफेक्ट हमारे सामने है तो हमें कारण को स्वीकार करना होगा, तो हम अनुमान के माध्यम से कारण को स्वीकार करते हैं। उसका इफेक्ट कलेक्टिव रूप में है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्कंद के रूप में हमारे सामने कोई चीज है, हम परमाणु को देख नहीं सकते, साक्षात नहीं कर सकते उसका, लेकिन उसके स्कंद के आधार पर, उस पुद्गल के आधार पर उस परमाणु के अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। सिंगल परमाणु कैन नॉट बी परसीव्ड। वर्ण गंध रस और स्पर्श होते हुए भी परमाणु का आकार नहीं है, इस बात को हम समझे, परमाणु का कोई आकार नहीं होता।
इसकी में गति होती है, गति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, रोटेशन भी करता है, ये स्पंदनात्मक गति भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जिसे हम स्थानांतरण कहते हैं, परमाणु का स्थानांतरण भी होता है। सब सर्वत्र है परमाणु, और परमाणु गति कर रहे हैं। उनकी गति किस रूप में होती है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन वो गतिशील है, उसमें मोशन होता है, वो स्थिर भी रहता है लेकिन अमुक समय के लिए स्थिर रहता है, फिर उसमें गति होती है, गति करता है तो फिर अमुक समय के लिए गति करता है, फिर वो स्थिर होता है। इसकी स्पीड, परमाणु की स्पीड की अगर बात करें तो विज्ञान से बहुत आगे पहुंचना होगा, क्योंकि परमाणु में इतनी स्पीड है कि वो एक ही समय में, समय मैंने आपको बताया काल की सबसे छोटी इकाई है। और आप लोगों ने जैन विद्या के अध्ययन के दौरान ये सुना और समझा होगा कि समय, काल की जो सबसे छोटी इकाई समय को बताया गया, उसको समझ कैसे सकते हैं, तो एक उदाहरण दिया गया होगा, फिर भी मैं पुनः देना चाहूंगी कि जब हम एक बार पलक झपकाते हैं, हमको लगता है कितना समय बीता, लेकिन उसमें अनंत समय बीत जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि समय कितनी छोटी, कितनी सूक्ष्मतम इकाई है काल की, कि अगर हमें लगता है कि पलक झपकाई, उस पलक झपकाने में भी अनंत समय बीत गए। कमल के पत्ते जो बहुत पतले होते हैं, सैकड़ों पत्तों को एक साथ कर दिया, अब जब उसमें सुई डालते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपर से डाली और नीचे से निकल गई, लेकिन एक पत्ते से दूसरे पत्ते को छिदने में भी अनंत समय लग गए। इतना छोटा होता है समय। यह है काल की सूक्ष्मतम इकाई। तो उस समय की बात बता रहे कि एक समय में, ऐसे एक समय में ही वो चाहे परमाणु, परमाणु की गति जो बताई वो बताई, परमाणु कितनी गति कर सकता है, एक समय में 14 रज्जु की गति माप सकता है, यानी लोकाकाश, पूरा लोकाकाश, लोकांत तक पहुंच सकता है। इसका नेचर जो है वो जुड़ने का है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ते वो स्कंद बन जाता है। सेपरेशन तो है ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमाणु की डेफिनेशन ही दी गई अविभाज्य परमाणु, तो वो 2 परमाणु है तो वो अलग हो सकते हैं, 4 परमाणु है वो फिर सिंगल सिंगल हो सकते हैं, बट जो एक परमाणु है उसका विभाग फिर से नहीं हो सकता। अगर विभाग हो सकता तो उसे परमाणु नहीं कह सकते। परमाणु का मतलब ही वो है जो अविभाज्य है। हम विविध पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी उसको समझें कि परमाणु कैसे, किसे कहते हैं। जैन दर्शन में किसी भी चीज को समझाने के लिए 4 दृष्टियों का प्रयोग किया गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो यहाँ पे भी द्रव्य, क्षेत्र और काल और गुण, इन दृष्टियों के आधार पर हम समझे कि परमाणु क्या है। तो परमाणु द्रव्य की दृष्टि से हम समझ चुके हैं कि मैटर है, पुद्गल है, इसमें गुण भी है, पर्याय भी है, और नंबर में देखा जाए तो परमाणु बहुत असंख्य परमाणु होते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो हर लोकाकाश पर, इन एवरी स्पेस पॉइंट ऑफ लोकाकाश, परमाणु होते हैं। अलोकाकाश में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अलोकाकाश में केवल एक द्रव्य है, और वो कौन सा? आकाश। इसीलिए उसे अलोकाकाश कहते हैं, सिर्फ एक द्रव्य है। लोकाकाश में परमाणु हर स्पेस पॉइंट पे है, हर आकाश प्रदेश पे है। काल, काल की दृष्टि से हम देखें तो परमाणु का अस्तित्व बिगिनिंगलेस, उसका कोई आदि बिंदु नहीं है, हमेशा से वो है, और इट विल स्टे फॉर इन्फिनिट टाइम, हमेशा तक रहेगा ये। तो काल की दृष्टि से हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, इसका कोई आदि बिंदु नहीं है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। गुण की दृष्टि से, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कि परमाणु में कलर होता है, वर्ण होता है, स्मेल यानी गंध होती है, टेस्ट यानी रस होता है, स्पर्श यानी टच ये भी होता है। रूपत्व की दृष्टि से, अब जब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है तो मूर्त तो हो ही गया, क्योंकि जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है वो मूर्त है। तो परमाणु मूर्त है, बट नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। हमको समझना पड़ेगा कि हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले भी कहा मैंने और फिर से बताया गया इसके स्वरूप को विस्तार से बताने हेतु, कि परमाणु में जितने नंबर्स हैं अभी आज की डेट में, या जितने पहले थे आज भी उतने ही है और कल भी उतने ही रहेंगे, यानी परमाणु की संख्या में सिंगल नंबर भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, जितने थे उतने ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तत्व मीमांसा की दृष्टि से अगर परमाणु को समझा जाए तो परमाणु सत है। सत का मतलब क्या? जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य होता है उसे सत कहते हैं। तो परमाणु में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों है, परमाणु को सत कहा जा सकता है। उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, क्योंकि उसमें परिणमन होता है, और अस्तित्व तो उसका हमेशा से है, इसलिए वो द्रव्य है। इस अपेक्षा से तीनों गुण होने के कारण परमाणु को सत कह सकते हैं, परमाणु सत कहलाता है। भूमिति, यही ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो परमाणु डायमेंशनलेस है, इसका कोई आयाम नहीं है, आयाम रहित है, किसी पर कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, उससे रहित है, वो शाश्वत है,
इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि वो इटर्नल है, नंबर ऑफ परमाणु इन यूनिवर्स विल नेवर गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगुरु लघु, अगुरु लघु का गुरु लघु, ये दोनों प्रकार जो है वो स्पर्श के हैं, हल्का होना, भारी होना। और ये जो हल्कापन और भारीपन जो होता है वो ग्रॉस मैटर में होता है, वो बड़े पुद्गल में हो सकता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो परमाणु तो मासलेस होता है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान रहित होता है, तो वहां पे गुरुत्व और लघुत्व की बात नहीं होती है। परिणामी नित्य, इस शब्द को हमने पहले भी सुना किसी विषय की चर्चा के दौरान। परिणामी नित्य का अर्थ हुआ कि नित्य अनित्य दोनों का होना। और जब जो सत होता है जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता होती है, यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों ही गुण होते हैं, वे सारी चीजें सत कहलाती हैं। और जिसमें ये तीनों चीजें होती है, जो सत होता है वो परिणामी नित्य भी होता है, यानी वो नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। द्रव्यार्थिक नय से वो नित्य, पर्यायार्थिक नय से वो अनित्य। अस्तित्व की दृष्टि से उसको नित्य मानना होगा, और मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू यानी पर्याय की दृष्टि से हम देखेंगे तो उसमें परिणमन होने की वजह से उसे अनित्य भी मान सकते हैं। परमाणु अछेद्य, अग्राह्य, अदाह्य, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसको अभेद्य भेदा नहीं जा सकता, जिसको ग्राह्य यानी ऐसे ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, अकेले परमाणु को इतना सूक्ष्म होता है कि उसे जलाया भी नहीं जा सकता। तो परमाणु की सूक्ष्मता को बताया है कि वो अग्राह्य होता है। और अगर कोई व्यक्ति यानी कोई जीव परमाणु को उपयोग में भी लाता है तो किस रूप में ला सकता है? परमाणु को नहीं ला सकता, उससे बने हुए स्कंद को ही उपयोग में लाया जा सकता है। एकत्व और अनेकत्व, देखिए वैसे तो वो सिंगल आइडेंटिटी है, सेपरेट है बिल्कुल। परमाणु उसे ही कहा जाता है जो पुद्गल से अलग है, तो वो अकेला है, उसकी अपेक्षा से वो एक है। अनेक क्यों है? क्योंकि उसमें अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। उस अपेक्षा से, गुण और पर्यायों की अनेकता की अपेक्षा से परमाणु को भी अनेक कहा जाता है। और एकत्व और अनेकत्व दोनों ही परमाणु के लक्षण बन जाते हैं। गति क्रिया, परमाणु में गति होती है, परंतु ये गति बड़ी अनिश्चित होती है। इसकी अनिश्चितता के बारे में भी बात करेंगे कि गति कैसे अनिश्चित होती है। कुछ उसके नियम हैं, लॉज रिगार्डिंग मोशन ऑफ परमाणु। अगर बाहर का कोई प्रभाव नहीं होता, आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो परमाणु हमेशा रिजु गति में चलता है, उसकी गति हमेशा रिजु होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है। और अगर बाहर का कोई प्रभाव होता है तो डायरेक्शन में भी अंतर आता है, स्पीड में भी अंतर आता है। जीव का there is no influence of जीव on the movement of परमाणु, जीव का परमाणु के ऊपर वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना परमाणु का स्थिर रहने का और गति करने का, तो बताया गया कि स्टेबिलिटी का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो तो बताया गया असंख्यात समय, इतने समय, असंख्यात समय तक वो स्टेबल रह सकता है, उसके बाद तो उसको गति करनी पड़ेगी। और मोमेंट का बताया गया कि आवलिका यानी समय से जो बड़ी इकाई है काल की, उसको आवलिका कहा जाता है। आवलिका का जो असंख्यातवां अंश है उतने समय तक वो मोमेंट कर सकता है, उसके बाद तो उसे स्थिर रहना पड़ेगा। तो आप देखिए गति के बारे में क्या कहा गया कि जब तक कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता तब तक तो परमाणु की गति जैसी है वैसी ही रहती है। कभी कभी कोई बाहरी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जनरली उसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव पड़ता नहीं है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता नहीं है। बाहरी प्रभाव आया वो प्रभावित नहीं होता, सामान्य छोटे मोटे प्रभावों से वो प्रभावित नहीं होता। किन प्रभावों से उनकी गति अवरुद्ध होती है उसकी बात भी हम करेंगे। और जीव का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके मूवमेंट पे नहीं पड़ता, किसी भी रूप में नहीं पड़ता। तो छोटी मोटी चीजों से परमाणु की गति में कोई भी बाधा नहीं आती है। परमाणु की गति की अनिश्चितता के बारे में कुछ बताया गया कि when the stable atom will start to move is uncertain, यानी जो स्थिर परमाणु है वो कब चलना शुरू करेगा, कब उसकी गति प्रारंभ होगी, ये पूर्णतः अनिश्चित है। ये बात निश्चित नहीं है कि वो कब शुरू करेगा। हाँ, इतना निश्चित है कि इट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टेबिलिटी में भी, उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टेबिलिटी कितना रहेगा, तो मैक्सिमम तो इन्यूमरेबल समय बताया, लेकिन वो भी अनिश्चित इसलिए हो गया कि वो एक समय से असंख्य समय, इसमें से कुछ भी हो सकता है, 2 समय भी हो सकता है, 3 समय भी हो सकता है, 4 समय भी हो सकता है, असंख्य समय भी हो सकता है। मैक्सिमम असंख्य समय है, मिनिमम एक समय है, तो वो अनसर्टेन हो जाता है। और कितने टाइम तक वो मोशन करेगा, गति में रहेगा, वो भी अनिश्चित है, क्योंकि मिनिमम समय उसका एक है और मैक्सिमम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आवलिका का असंख्यातवां अंश। अब ऐसी स्थिति में भी मूवमेंट कितने समय तक करेगा वो भी अनिश्चित है, स्थिर कितने समय तक रहेगा वो भी अनिश्चित है। मैक्सिमम ड्यूरेशन हालांकि बता दिया, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकता है। और इस अपेक्षा से कहा गया कि इसकी गति और स्थिरता दोनों ही अनिश्चित है। अब एक और अनिश्चितता है कि वो कौन सी दिशा में गति करेगा, वो भी निश्चित नहीं है। और किस प्रकार की गति करेगा,
क्योंकि वो स्पंदनात्मक भी हो सकता है और वो रोटेशन में भी हो सकती है, घूर्णन जिसको हम बोलते हैं, और सीधी गति भी हो सकती है, कुछ भी गति हो सकती है। तो वो किस गति को लेगा या कौन से प्रकार की गति करेगा वो भी निश्चित नहीं होता है, और उसकी स्पीड क्या होगी वो भी अनिश्चित है। तो ये सारी उसकी अनिश्चितता के नियम है। जैसा कि बात हुई कि वो जल्दी से प्रभावित नहीं होता छोटी मोटी चीजों से, तो कौन सी चीजें ऐसी है जो परमाणु की गति में बाधा उत्पन्न करती हैं? तो बताया गया है कि जनरली द मोशन ऑफ परमाणु डोंट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी जीव और पुद्गल। सामान्यतः तो वो होता नहीं है, पर लोकांत में, यानी लोक से बाहर जाना, आलोक में जाना है, लोक की सीमा को पार करके, तो वहां पे परमाणु की गति नहीं होगी, क्योंकि वहां पे धर्मास्तिकाएं नहीं है, धर्मास्तिकाएं का सहयोग भी नहीं है। वहां पे धर्मास्तिकाएं नहीं होने की वजह से पुद्गल और जीव का नहीं होना हमने स्वीकार किया है। तो पुद्गल की ही इकाई है परमाणु, परमाणु भी वहां पे गति नहीं कर सकता, तो वहां पे उसकी गति में अवरोध पैदा होता है। और परमाणु अगर मैटर से बंधा हुआ है, यानी पुद्गल के अंतर्गत है, वो परमाणु के रूप में नहीं जाना जाता, वो फिर प्रदेश के रूप में होता है, तो वो उसके साथ है तब उसकी गति अवरुद्ध है, क्योंकि पुद्गल की गति होगी तो उसके साथ उसकी गति होगी। वो तो सेपरेटली ही मूव कर सकता है, उसके साथ मूव नहीं कर सकता है। तीसरी बात है कि अगर दो एटम्स, दो परमाणु, एटम शब्द का प्रयोग मैं परमाणु के लिए कर रही हूं, दो परमाणु एक जैसी स्पीड के साथ हैं, आपस में कोलैप्स होता है, दोनों टकराते हैं, तो दोनों की गति में अवरोध पैदा होता है। ये हमने संक्षिप्त में कहूं या विस्तार में मूलभूत बातें जो परमाणु के संदर्भ में समझनी जरूरी थी, हमने चर्चा की कि परमाणु क्या होता है। देखिए, परम अणु शब्द से ही इसका अर्थ पता चल जाता है, छोटे अणु को परमाणु कहते हैं। अब परिभाषा दी गई अविभाज्य इकाई, पुद्गल की जो अविभाज्य इकाई होती है उसे परमाणु कहा गया, जिसका वापस कोई विभाग नहीं हो सकता। आइडेंटिटी उसकी अलग होती है, सेपरेट होता है वो पुद्गल से, पुद्गल के साथ मिल गया तब तो पुद्गल का अंश हो गया, लेकिन वो अलग होता है। उसके भीतर जुड़ने की शक्ति है, एक परमाणु से दो परमाणु बनता है, तीन परमाणु, ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंद बनते हैं, फिर कहीं पुद्गल हमारे सामने आता है। तो इस तरह से परमाणु में वर्णगंध रस स्पर्श होता है, मूर्तत्व है, फिर भी परमाणु हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकता है। परमाणु में गति होती है लेकिन वो गति अनिश्चित होती है, उसमें स्थिरता होती है लेकिन वो स्थिरता भी अनिश्चित होती है, उसमें स्पीड होती है लेकिन वो कौन सी स्पीड से काम करेगा वो पता नहीं। अधिकतम स्पीड उसकी बताई गई, एक समय में 14 रज्जू को कवर कर सकता है। हम विज्ञान के परमाणु की बात करें, जहां पर अणु शब्द मिलता है, 1803 में वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया, क्योंकि हमेशा विज्ञान में ये चर्चा रही, ये खोज रही कि मूलभूत कण क्या है, प्रारंभिक कण किसे माना जा सकता है। तो एटम को माना गया, सबसे पहले एटम आया, जिसको हम अणु के रूप में अनुवादित करते हैं या ट्रांसलेशन उसका अणु किया जाता है। एटम का कॉन्सेप्ट सामने आया, फिर खोज, विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर खोजें होती रहती हैं, और जो पहला कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद अगर कोई दूसरी नई खोज सामने आई है तो पहले कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता, दूसरे कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया जाता है। एटम का कॉन्सेप्ट था, एटम को मेन पार्टिकल माना गया, 1897 तक ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब ये खोज निकली कि एटम इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई, तो वहां पर फिर मेन पार्टिकल्स के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये नए नाम आ गए, और न्यूट्रॉन वो भी एक नया नाम आ गया, और एक बताया गया कि कैसे एटम की नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस में जिसको हम बोले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में उसका स्थान बताया गया और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान बताया गया। तो ये एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और आपको विज्ञान की जानकारी भी होगी कि वहां पे एटम को किस रूप में समझाया गया है। और वहां पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की उपस्थिति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ये तीन नाम यहाँ पे जब आ गए, उसके बाद में फिर एक हमें कुछ नई खोजें प्राप्त हुई, और उसमें अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रिनो, ऐसे अनेक कणों की चर्चा होने लगी। अब अल्फा, बीटा, गामा ये सब क्या है, तो बताया गया कि कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, और जब तक वो अस्थायी अवस्था में होते हैं, स्थायित्व को प्राप्त नहीं करते हैं, अधिकतम वो हैवी और अनस्टेबल अवस्था में जब होते हैं, तो उसमें से स्पॉन्टेनियस डीके होता है, यानी कहते हैं कि निरंतर क्षयीकरण की प्रक्रिया चलती है, और उस निरंतर क्षयीकरण की प्रक्रिया को ही रेडियोधर्मिता कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब जब वो डीके की प्रोसेस शुरू होती है, उस प्रोसेस में क्या क्या डीके होता है, क्या उत्सर्जित होता है, क्या रिलीज होता है उस नाभिक में से, तो बताया गया अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स दो प्रोटॉन से मिलकर के बने हुए होते हैं, फिर बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं। बीटा पार्टिकल्स में ही एक प्रकार हो जाता है जिसको हम वो न्यूट्रिनो बोलते हैं, तो न्यूट्रिनो भी निकलता है, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स, गामा जो रेज के रूप में, वेव्स के रूप में निकलती है,
ये सारा उत्सर्जन होता रहता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, रेडियो धर्मिता के दौरान। और रेडियो धर्मिता, ये क्षयीकरण की प्रक्रिया, ये तब तक होती है जब तक स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर ले नाभिक। नाभिक में जब तक स्थायित्व नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहता है। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा और बीटा कण के रूप में और गामा वेव्स के रूप में या रेज के रूप में समझाई गई है। तो इस तरह से ये और नए कण हमारे सामने आ जाते हैं। और उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम का, क्योंकि गामा जो वेव्स हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इनकी एनर्जी जो है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है, वो नियमित रूप से वितरित नहीं होती है। और नियमित रूप से वितरित नहीं होने की वजह से उसका वितरण किस रूप में हो सके, उसका ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट किस रूप से हो सके, तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्वांटम को स्मॉलेस्ट यूनिट कहा गया है, एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और यहाँ पे फोटोन का भी सिद्धांत देखिए। फोटोन ऐसे पार्टिकल होते हैं जो क्वांटम में, यानी इतनी ही क्वांटिटी में एनर्जी को लेकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी स्थानांतरण करते हैं उसका। तो क्वांटम का कॉन्सेप्ट, क्वांटम के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत फोटोन को जो एक व्हीकल के रूप में बताया गया, एक साधन के रूप में, एक वाहन के रूप में बताया गया, तो ये कण भी हमारे सामने आते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। अगर देखें तो फोटोन की तरह ही फोनॉन का कॉन्सेप्ट और सामने आता है, जो यांत्रिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण करने में काम आते हैं। तो देखिए, जहाँ प्रारंभिक कण की बात थी, सबसे पहले अणु आया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर अल्फा, बीटा, गामा वेव्स के रूप में। फिर उस वेव्स के अंदर जब देखा कि एनर्जी का अच्छी तरह से वितरण नहीं होता, फिर क्वांटम का कॉन्सेप्ट आया। क्वांटम के जो स्मॉलेस्ट इकाई है, सबसे छोटी इकाई जिसको ऊर्जा का कहा जाता है। फिर फोटोन और फोनॉन का कॉन्सेप्ट आया कि कैसे ये वाहन बनकर के ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो अलग अलग रूप में कणों को जो विज्ञान के अंतर्गत समझाया गया है, ऐसा लगता है खोज अभी तक जारी है। उसके बाद फिर एक क्वार्क का सिद्धांत आया, जिसको अल्टीमेट पार्टिकल यानी अंतिम पार्टिकल माना गया। आप देखिए चित्र में, हमारे इंद्रियों का विषय, उपयोग का विषय तो मैटर बनता है। फिर जब उसका सूक्ष्म एटम के अंतर्गत जाते हैं, फिर जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होना और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का होना। अब ये देखिए, प्रोटॉन भी जो है वो 3 क्वार्क से बना हुआ है, यानी क्वार्क सबसे छोटा कण हो गया। फिर तो इस तरह से ये खोजें अभी तक विज्ञान में चलती चली जा रही है कि सबसे मूलभूत कण कौन सा है। और अनेक खोजें निकल चुकी, अनेक प्रोसेसेस के बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने न जाने कितने सारे कणों के बारे में चर्चा की, खोज की और उनको एक तर्क के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। वो सिद्ध भी हुआ, लेकिन फिर पुनः कोई नई खोज होती है और ये खोज का क्रम चालू ही रहता है। विज्ञान का अणु और जैन दर्शन का परमाणु, अब इन दोनों में कहाँ समानता कहाँ असमानता। देखिए, जैनों में हम जिसे परमाणु कहते हैं, साइंस में अल्टीमेट पार्टिकल के रूप में जो जाना जाता है, यहाँ पे भी हम परमाणु की जब बात करते हैं तो मासलेस, अगर विज्ञान की भाषा में कहूँ तो वो द्रव्यमान रहित होता है, क्योंकि द्रव्यमान तो पुद्गल में होता है। अब प्रश्न हो सकता है कि पुद्गल में द्रव्यमान कैसे हो सकता है? जब परमाणु में द्रव्यमान नहीं है तो पुद्गल में द्रव्यमान कहाँ से आएगा? क्योंकि परमाणु के संयोग से ही तो पुद्गल बना है। बात बिल्कुल सही है, परमाणु के संयोग से ही बना है पुद्गल, लेकिन उसमें द्रव्यमान आया कहां से, इसको भी समझें। अगर साइंस की भाषा में देखें तो न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो मासलेस है, लेकिन उसमें एनर्जी तो होती है। जो बीटा कण ही जो है उत्सर्जित होकर के निकलते हैं, उसके अंतर्गत ही बीटा कण का ही एक प्रकार माने न्यूट्रिनो जो निकलता है, वो भी मासलेस है, उसमें भी कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी है। अब इस सिद्धांत को देखें तो परमाणु में भी एनर्जी को स्वीकार किया जा सकता है। और विज्ञान का सिद्धांत है मास कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मास। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो इस अपेक्षा से परमाणु में अगर परमाणु में द्रव्यमान न होते हुए भी पुद्गल में द्रव्यमान का आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। जैनिज्म में परमाणु की स्पीड को हाईएस्ट बताया गया है और विज्ञान में लाइट की। बहुत सारी खोजें हुई, मॉर्ले, माइकलसन, सबने बताया कि हाँ, सबसे अधिक स्पीड जो है वो लाइट की ही है। और लाइट की स्पीड को क्या बढ़ाया जा सकता है? तो आइंस्टाइन का तो सिद्धांत रहा कि नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन रूस के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये भी कहा कि उसकी भी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। जो भी हो, लेकिन अभी तक विज्ञान में लाइट की स्पीड को हाईएस्ट स्पीड के रूप में माना जाता है। और परमाणु की स्पीड तो कहीं कहीं ज्यादा है लाइट की स्पीड से। और जो एटम साइंस का हम मानते हैं, जिसको हम साइंस का अणु कहते हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो जैन दर्शन की दृष्टि से व्यवहार परमाणु हो सकता है, निश्चय परमाणु तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्रीगेशन ऑफ परमाणु हो सकता है, यानी बहुत सारे परमाणुओं का स्कंध है, वही हो सकता है। द्रव्याक्षरत्वाद को थोड़ा समझें। जैन दर्शन और विज्ञान में पुद्गल को हमने जैसे बहुत बार समझा कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य से पुद्गल
जो पुद्गल है उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइस है, उसको मेल्ट कर दिया, वो वाटर में टर्न हो गया। आइस तो डिस्ट्रॉय, आइस की जो मोड थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, वाटर की जो मोड यानी वाटर की जो पर्याय है, पानी की जो पर्याय है वो ओरिजिनेट हो गई। तो देखिए आप, उत्पत्ति हुई, व्यय हुआ, लेकिन द्रव्य यानी कि मूलभूत जो तत्व है वो वहीं पर रहा। पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, उसमें H2O जो हम बोलते हैं, वो तत्व वहीं का वहीं रहा। उसको मेल्ट किया तो भी, उसको आइस के रूप में रखा तो भी, यानी मूल द्रव्य में विज्ञान की दृष्टि से भी परिवर्तन नहीं। और जैन दर्शन में भी हम कहते हैं कि उत्पाद व्यय होने के बाद में भी मूल द्रव्य तो वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, द्रव्यत्व हम स्वीकार करते हैं। जैनिज्म और साइंस में हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि द्रव्यत्व हम स्वीकार करते हैं, तो इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नलिटी कहते हैं जैनिज्म के हिसाब से। तो वहां पे अगर हम देखा जाए साइंस में, तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो बोला लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर इन साइंस। तो साइंस में हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी की बात करते हैं कि मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है, उसकी पर्यायें बदलती है। अब जब हम बंधन की प्रक्रिया की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ी जब समानता असमानता की बात कर रहे हैं, जैन दर्शन में ये जो परमाणुओं के बंधन, बॉन्डेज की बात हुई कि उनमें बंध कैसे होता है एक परमाणु दूसरे परमाणु से, तो वहां पे दो प्रकार के स्पर्श स्वीकार किए गए, स्निग्ध रुक्ष में से एक, शीत उष्ण में से एक। तो जो स्निग्ध परमाणु का स्निग्ध परमाणु के साथ मिलना और स्निग्ध का रुक्ष के साथ मिलना, डेफिनेटली वो मिलेंगे। अब उसमें भी बताया गया कितने, तो वो बताया कि 2 गुण, कम से कम 2 गुण स्निग्ध के हो, 2 गुण रुक्ष के हो हर परमाणु में, तो वो आपस में मिल सकते हैं। फिर उसके बाद एक परमाणु में 2 स्निग्ध के गुण हैं, एक परमाणु में 3 स्निग्ध के गुण हैं, तो भी वो मिल सकते हैं। 3 रुक्ष के गुण है तो भी वो मिल सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझेंगे, अगर 2 परमाणु हैं, दोनों ही स्निग्ध गुणों वाले हैं, दोनों ही स्निग्ध गुणों वाले हैं, दोनों में विसिडिटी है, तो दोनों में स्निग्धता होने की वजह से दोनों में 2-2 गुण स्निग्धता तो अपेक्षित है ही, लेकिन वो मिलने के लिए एक में 2 गुण स्निग्धता हो और एक में 2 प्लस यानी 4 गुण स्निग्धता होनी चाहिए। एक में अगर 3 गुण स्निग्धता है तो एक में 5 गुण स्निग्धता होनी चाहिए, तभी वो मिल सकते हैं। एक परमाणु अगर स्निग्ध है और एक परमाणु अगर रुक्ष है, तो स्निग्ध में गुण अगर 2 है और रुक्ष में गुण अगर 2 है, तो वो आपस में मिल सकते हैं। 3 और 2 है तो भी मिल सकते हैं, 2 और 4 भी मिल सकते हैं, सभी मिल सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। लेकिन जब स्निग्ध और स्निग्ध परमाणुओं के मिलने की बात होती है, तो 2 का अंतर होना जरूरी है। मिनिमम तो 2 हो, लेकिन आपस में 2 का अंतर होना चाहिए, एक के अंतर से वो मिल नहीं पाएंगे। पर स्निग्धत्व और रुक्षत्व, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ कंपेयर करें तो किया जा सकता है कि यहाँ पे हम धन विद्युत और ऋण विद्युत की बात करते हैं साइंस में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहां पे इन दोनों से विद्युत की उत्पत्ति की बात बताई गई, यहाँ पे स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बताई गई, तो इनका कंपैरिजन इसके साथ किया जा सकता है। सूक्ष्म परिणमन की जब हम बात करते हैं परमाणु में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल मूवमेंट जो होता है वो तो ऋजु गति में होता है, पर लेकिन उसमें कभी कभी वक्र गति भी होती है। अब वक्र गति में क्या है, मिनिमम मूवमेंट इन वन समय, तो वन स्पेस पॉइंट ही है, मिनिमम तो इतना ही है कि एक स्पेस पॉइंट को कवर करेगा, लेकिन मैक्सिमम 14 रज्जु को बताया गया। अब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इन सम सिचुएशंस अ पार्टिकल मूव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट मूव्स एज अ वेव। बताना मुश्किल है, कभी तो वो कण के रूप में मूवमेंट करता है, गति करता है, तो कभी वो ऊर्जा के रूप में करता है, तो इट्स डिफिकल्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ इट। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी के आधार पर, संभावना के आधार पर स्पीड को मेजर किया जाता है, यानी स्पीड की संभावना की जा सकती है, स्पीड का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता है। और जैन दर्शन के अनुसार भी देखें तो परमाणु की गति का एग्जैक्ट मेजरमेंट मुश्किल है, मिनिमम और मैक्सिमम बताया जा सकता है, लेकिन उसकी गति अनिश्चित होती है। जैन दर्शन और विज्ञान के अंतर्गत अगर हम कुछ समानताओं को और ढूंढें, यानी कुछ ऐसे बिंदु जिनको नजदीक में रखा जा सकता है, तो वो एक बिंदु है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो साइंस की देन है न्यूक्लियर एनर्जी, और यहाँ पर तेजोलेशिया। तो देखिए भगवती सूत्र में तेजोलेशिया के बारे में बताया गया कि व्यक्ति तेजोलेशिया का विकास कैसे कर सकता है, उसे कैसे प्राप्त कर सकता है, एक साधना की पद्धति बताई गई है, घंटों तक खड़े रहकर तपस्या के माध्यम से कैसे तेजोलेशिया की प्राप्ति की जा सकती है। तेजोलेशिया भी पौद्गलिक है और डिस्ट्रक्टिव यानी घातक है, और न्यूक्लियर एनर्जी भी वैसी ही बात है। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो केवल उष्ण रूप में होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर है, तेजोलेशिया उष्ण और शीत दोनों रूप में होती है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी की कोई एंटी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होती, लेकिन तेजोलेशिया के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शीतलेशिया होती है, तो एक काइंड ऑफ एंटी न्यूक्लियर एनर्जी है वो, तो ये अंतर माना जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए
परमाणु का ही रूप है ये, एनर्जी की बात करें पौद्गलिक है, तेजोलेशा की जब बात करते हैं पौद्गलिक है, तो पूर्णतः हम सारे सिद्धांतों को ऐसे कहें कि बिल्कुल समानता रखते हैं विज्ञान के साथ में, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम परमाणु के सिद्धांत को विज्ञान के अणु के सिद्धांत के साथ कुछ कुछ बिंदुओं के को लेकर के साम्यता दर्शा सकते हैं, साम्यता दिखा सकते हैं, तो कहीं विषमता और असमानता भी दिखाई देती है। तो हमने संक्षिप्त में ये जानने का प्रयास किया कि जैन दर्शन में परमाणु क्या है, उसकी परिभाषा क्या, उसका स्वरूप क्या और उसकी गति किस रूप में होती है। वहीं विज्ञान में अणु का क्या स्वरूप बताया गया है, विज्ञान में किन किन कणों की खोज की गई है, क्या वास्तव में वे जैन दर्शन के परमाणु के हिसाब से उनको भी परमाणु कहा जा सकता है, और नहीं कहा जा सकता तो क्यों नहीं कहा जा सकता। इन सब चीजों पर हमने चर्चा की और आशा है कि विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान और जैन दर्शन के परमाणु में किस प्रकार तुलना की जा सकती है। ओम।